दी जाती है। क्या आपकी मां बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा, आप उसको स्वीकार करेंगे? बोले बाबा उसको जिंदा हम दफन कर देंगे, लेकिन हर एक घंटे में मेरी देश की मां बहन बेटियों के साथ, 2 के साथ बलात्कार, 3 की दहेज के लिए हत्या की जाती है, तो रिपोर्टेड केस है, अनरिपोर्टेड केस न जाने कितने हैं, कितनी अबलाएं रोज दहेज की बलि चढ़ जाती है, कितनी मां बहन बेटियों के साथ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो मेरे देश के गांव हो, सब जगह उन किसी भी मां बहन बेटी को देखता और मन चला कोई भी दुराचार और व्यभिचार का दुस्साहस, ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। भ्रष्टाचार, बलात्कार और तीसरा मिलावटखोरी। ये मिलावट करने वाले तो बहुत बड़े शातिर होते हैं। मर्डर करने वाला तो एक को मारता है, ये मिलावट करने वाले तो करोड़ों लोगों की जिंदगी में जहर घोलते हैं। मिलावट चाहे किसी भी तरह की हो, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, कौन चीज को छोड़ा है इन्होंने? इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार, बलात्कार और मिलावट करने वालों के ऊपर तभी अंकुश लग सकता है जब इनको सजाए मौत मिले, फांसी का फंदा इनको मिले, इनको शूट किया जाए। और चीन में कानून बना हुआ है, भ्रष्टाचार, बलात्कार और मिलावट करने वालों को शूट किया जाता है और गोली का पैसा भी उनसे लिया जाता है, बोले टैक्स पे के पैसे से बनी। हमारे भारत में क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए? बोलिए, कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं? सबके सब बोले भारत माता की। ये काम होना है और दोबारा से किसी यशवंत को जिंदा ना जलना पड़े। और मैंने तो सोचा है, मैं स्वयं जिस एडिशनल कमिश्नर को जलाया है उसके परिवार से मिलूंगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, क्योंकि देश के लिए जो भी अपने प्राण देगा, जीवन देगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अरे हम जिंदगी तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन आगे से इस देश के साथ कोई भ्रष्टाचार ना करे, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना करे और मिलावटखोरी का एक गोरख धंधा, ये बहुत बड़ी गद्दारी, देश के साथ बहुत बड़ा जुल्म और अत्याचार है। इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। भाई बहनों, कल से मेरा दिल बहुत रो रहा था। मैं क्या कहूं आज आपको? आज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं। आप यदि समर्थ हैं और आपके पास में कोई बच्चा आए कि बाबूजी मेरे पास पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं है, और आपसे वो यदि पुस्तक मांगे बच्चा कि बाबा जी मुझे ये मान लीजिए योग की पुस्तकें हैं, चलिए कि बाबूजी मुझे योग कुछ पुस्तकें दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप समर्थ हैं और आपसे कोई बच्चा पुस्तक के लिए पैसा मांगने आता है, तो आप क्या करेंगे? बोलो, उसको पुस्तक देंगे? ठीक है। आपके पास कोई गरीब बच्चा आता है कि बाबूजी मेरे पास पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूं, और उसकी आंखों में आंसू देख करके आप सोचेंगे आपको मदद करनी चाहिए उसकी। आपके पास कोई गरीब आता है, वो बीमारी से तड़प रहा है, बिलख रहा है और मर सकता है, उसके प्राण जा सकते हैं और उससे पूरा एक परिवार उजड़ सकता है। कोई मां बहन बेटी विधवा हो सकती है या किसी मां बाप की बुढ़ापे की लाठी छीन सकती है। आप क्या करेंगे? गरीब को दवाई दे देंगे। मैंने कल शाम को कुछ बातें लिखी, मैं आपको वही कि मेरे दिल में जो आया ना, मैं शाम को कुछ नोट्स बना रहा था, 1 घंटे तक ऐसे ही बैठ गया और फिर मैं सोच रहा था क्या बोलूं मैं आपको। आप खाना खा रहे हो और उधर से कोई गरीब बेचारा तड़पता बिलखता आ जाए और कहे कि भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे रोटी दे दो। आपके पास में 2 रोटी है तो आप क्या करेंगे? 1 रोटी उसको देंगे कि नहीं? बोलो। लेकिन ऐसा कब तक करेंगे आप? कितने बच्चों को संभालेंगे? कितने गरीब लोगों को आप दवा देंगे और कितने भूखों को आप रोटी खिलाएंगे? आपकी सीमा है, आप ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे तो अपने देश के अंदर 84 करोड़ लोग हैं जिनके सिर ढकने के लिए, जिनके पास छत नहीं है, तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र नहीं है और पेट भरने के लिए पूरी रोटी नहीं है। ऐसे कितने लोग अपने देश में? 84 करोड़ लोग। माना 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो बहुत समृद्ध नहीं है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं।
30-35 करोड़, इन 84 करोड़ लोगों की जिंदगी को हम संवार सकते हैं कब? जब ये देश का करीब 300 लाख करोड़ रुपए जो बाहर जमा है और करीब 100 लाख करोड़ रुपए जो देश के अंदर जमा है, जिस दिन ये देश का पैसा देश को मिल जाएगा, उस दिन कोई मेरे देश का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई मेरा देश का बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई अभाव में, दरिद्रता में, अपमान की, बेबसी की जिंदगी नहीं जिएगा। तो बोलो, ये 400 करोड़ रुपए देश का वापस मिलना चाहिए या नहीं? बोलो। सब कहेंगे मिलना चाहिए। इसको वापस लाने के लिए आप काम करेंगे कि नहीं? इसके लिए हमने एक व्रत लिया है कि अब 30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई। लाखों लोगों ने अपना खून बहाया, 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, देश को आजादी दिलाई थी इसलिए कि देश का अंतिम व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएगा, उसको भी शिक्षा का अधिकार मिलेगा, चिकित्सा का अधिकार मिलेगा, वो भी इस वतन में चैन की नींद सोएगा, वो भी अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करेगा। लेकिन यह आजादी इसलिए तो नहीं दी थी कि देश को लूटेंगे कुछ लुटेरे बेईमान गद्दार देश के, लेकिन और उल्टा रहा है। आज मैं आपसे कहता हूं, अब एक संकल्प लेके जाइए। 30 जनवरी को जब जिला मुख्यालयों पर पूरे भारत में एक साथ 624 जिलों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र तैयार किया है 3 पेज का कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब देश को गुमराह मत कीजिए और ये देश का पैसा देश में लेकर के आइए। जरा सुनना, ये पैसा है देश के बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज का, लोहा और कोयला, एल्युमिनियम आदि बेशकीमती हमारी भू संपदाओं को बेच बेच करके, जमीनों को बेच बेच करके बाहर जमा कर दिया। ये पैसा है देश की विकास योजनाओं का, और ये पैसा है संवैधानिक ऊंचे पदों पर बैठे देश के गद्दार चोर लोगों ने लूट लिया, देश का धन बाहर जमा करा दिया। चौथा पैसा है टैक्स चोरी का, थोड़ा सा है वो तो। ये पैसा 400 लाख करोड़ रुपए जिस दिन भारत में आएगा उस दिन, अरे भारत के लिए तो 100 लाख करोड़ रुपए ही बहुत है, तो बाकी से क्या करेंगे? बाकी दुनिया की जो 5 बड़ी संस्थाएं जिसमें आज हमारा दखल नहीं बल्कि हमारा शोषण कर रही है, वो IMF, वो वर्ल्ड बैंक, वो WTO, वो WHO और वो UNO, वो हम भारतवासी चलाएंगे और भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया चलेगी। ऐसा शक्तिशाली भारत हमको बनाना है। बोलो, IMF हमारे कंट्रोल में आना चाहिए या नहीं? वर्ल्ड बैंक हमारे कंट्रोल में चलना चाहिए कि नहीं? UNO यहां चले, WHO यहां चले, WTO यहां से चले। बोले बाबा ऐसा हो जाएगा तो हमारा देश तो स्वर्ग बन जाएगा। आज विश्व की 5 संस्थाएं दुनिया को चला रही है। UNO पूरी दुनिया की राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था बन चुकी है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ जिसको बोलते हैं। WTO पूरे विश्व की व्यापारिक संस्था है, वो पैसे से चलती है और पैसा भारत का है, बेईमानी का। भारत के पैसे से WTO चल रहा है, भारत के पैसे से UNO की योजनाएं चलती हैं, भारत के पैसे से WHO में रिसर्च होता है, भारत के पैसे से IMF और वर्ल्ड बैंक चलता है, और वही पैसा हमको दे दिया जाता है। मैंने कहा आज देखो चीन कहां पहुंच गया, जापान कहां पहुंच गया, अरे आज देखो जर्मनी और फ्रांस कहां पहुंच गया। आज छोटे छोटे मुल्कों को देखो कितनी तरक्की कर ली है। सिंगापुर कहां पहुंच गया, दुबई कहां पहुंच गया। अरे सऊदी अरबिया 70 के दशक तक वहां धूल उड़ा करती थी, आज वहां महल बन चुके हैं। और ये मेरा भारत जो 18वीं शताब्दी तक विश्व की महाशक्ति रहा, आज वो दरिद्रता में जीता है। ये ठीक नहीं है। बोलो, इस देश को बचाना है या ऐसे बर्बाद होने देना है? बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। 30 जनवरी को सब लोग जिला मुख्यालयों पर जाएंगे, आज कसम खा करके जाएंगे, और आस्था के भी करोड़ों दर्शकों से मैं यह आह्वान करूंगा कि 30 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन सौंप रहे, इस पर सब कुछ हस्ताक्षर करके भेजने। माननीय प्रधानमंत्री जी 4 काम कीजिए। विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए एक संधि करनी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ की एक संधि 2005 में हो चुकी है, भारत ने भी उसमें सिग्नेचर किए, लेकिन पार्लियामेंट में, कैबिनेट में इसको पारित करके वापस यूएन को नहीं भेजा। आश्चर्य की बात है, दुनिया के 126 देशों ने इस प्रस्ताव की पुष्टि करके भेज दी, और दुनिया में काले धन का सबसे बड़ा ठिकाना स्विट्जरलैंड ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए कि उसके पास में जो भी बेईमानी का पैसा है, जो भी देश वापस मांगना चाहेगा, हम उसको वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन पहल तो उस देश को करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको
पहले भी कई बार सुना है, बेंचमैन का स्टेटमेंट। ये कहता है हम जो भी हमारे पास में बेईमानी का पैसा जमा है, ब्लैक मनी जमा है, स्विट्जरलैंड सहित 70 देशों के लोग सम्मिलित हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि में। स्विट्जरलैंड कह रहा है कि हम जिन जिन देशों का हमारे पास में लूट का पैसा है, चोरी किया हुआ पैसा जमा कराया है, हम उसको वापस करना चाहते हैं। हमने बहुत से देशों का ये धन वापस कर भी दिया है, परंतु ये तभी संभव है जब संबंधित देश राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और पक्के इरादे के साथ इस संबंध में कार्रवाई करे तो हम उसका धन देने के लिए तैयार हैं। कितनी बड़ी बात है। जहां लूट का पैसा वो हमारा पैसा वापस देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे देश के बेईमान नेता वापस नहीं लाना चाहते। ये मैं और आप नहीं ला सकते। देश की ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें विदेशों से धन वापस लाने का और देश में जो काला धन जमा है उसको लेने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र सरकार को। देश के अंदर से काला धन हमने 4 मांगे की माननीय प्रधानमंत्री से, विदेशों से धन लेकर के आइए, यूएन की संधि कीजिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए जिन जिन का पैसा जमा है। उस सब सरकार को पता है कि लोगों का पैसा जमा है। जो भी उच्च संवैधानिक पदों पर रहे हैं उन सब की जांच कर लीजिए, और उस संवैधानिक पदों के साथ साथ जिन लोगों ने इस देश को लूटा है वो सबको पता है। जो खनन माफिया है वो सब सरकार की नोटिस में रिपोर्टेड केस है, 1 लाख से ज्यादा। तो सरकार को सब पता है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। फिर देश के अंदर काले धन को खत्म करने के लिए तो कोई संधि करने की जरूरत ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश को गुमराह करते हैं कि हमारे पास में कोई संधि नहीं है। अरे देश के अंदर करीब 100 लाख करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए तो हमें 100 लाख करोड़ ही बहुत है। बड़े नोट वापस ले लीजिए, सारा बेईमानी का पैसा खत्म हो जाएगा। जिनके पास ईमानदारी का उनको वापस दीजिए, बाकी कैंसिल कर दीजिए। जितने भी बेईमानी का पैसा जिन्होंने 100 करोड़, 500 करोड़, 1000, 10,000 करोड़ जमा कराया वो किस रूप में है? सारे नोट बड़े हैं। बड़े नोट वापस लेने के लिए तो केंद्र सरकार को बस एक आदेश करना है खाली, ये तो ये वापस ले सकते हैं। और आगे से देश को कोई ना लूटे इसके लिए इंतजाम कीजिए, नहीं तो ये पैसा वापस भी आ गए फिर लूट लेंगे। तो लुटेरे तो तैयार बैठे। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मृत्यु दंड का कानून बनाइए और 2, 4, 10 लोगों को फांसी पर लटकाइए। आगे से कोई हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, सबको मौत दिखेगी सामने। तो 30 जनवरी को सबको जिला मुख्यालयों पर और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर और 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु के बलिदान दिवस पर 23 मार्च को तो 6,38,365 गांवों से यही ज्ञापन भेज रहे माननीय प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि सरकारों के मन में लगता है बेईमानी आ गई है। या तो ये पैसा सरकारों का है या सरकारों के द्वारा संरक्षित चोरों का है। पाप करना और पाप को प्रोटेक्शन देना दोनों ही महाअपराध है। और 30 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर, 27 फरवरी को तहसील लेवल पर और 23 मार्च को हर एक गांव के अंदर यह पत्र पढ़ा जाएगा। ये काला धन कितना है, ये काला धन किसका, ये कैसे वापस आएगा। और यदि इतने 6,38,365 गांव में आंदोलन करने के बाद भी यदि केंद्र सरकार ये काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं खत्म करती, इसका मतलब होगा केंद्र सरकार स्वयं चोर है या चोरों की रक्षक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमारे सामने एक ही विकल्प रह जाएगा, एक ऐसी सरकार केंद्र में बनाई जाए जो इस काले धन की अर्थव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को और कूटनीतियों को खत्म करे। एक ऐसा भारत बनाए जहां सदाचार युक्त स्वस्थ जीवन हो सबका, भ्रष्टाचार, काले धन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त शासन हो। ऐसा भारत बनना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो बाबा जल्दी कीजिए, अभी 23 मार्च आज आने दो। तो आप लोग तैयार हैं तो देश बचेगा। भाई बहनों, अब हम सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते थे कि जो देश को बचाएंगे वो तो देश को बेचने में लगे हैं। हमने सोचा था जिनके बारे में कि देश का विकास करेंगे वो विनाश करने में लगे हैं। हमने सोचा था कि लोकतंत्र को चलाएंगे, उन्होंने तो लोकतंत्र को षड्यंत्र करके लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना दिया है। अब तो पूरे देश के लोगों को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। भाई बहनों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज हमारे सामने प्रश्न बहुत है।
कुछ लोग एजुकेशन को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग अकेले करप्शन को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग आरक्षण को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग भ्रूण हत्या को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है दहेज हत्या के खिलाफ आंदोलन करते हैं, कुछ लोग जो है गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब सब